हिंद दोस्तों, वेलकम टू एबी मैथ्स IT। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 8 रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित 5 अंक वाले प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 8 तक के सॉल्यूशंस को देखेंगे। इस वीडियो से संबंधित हैंडराइटिंग नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 अंक वाले प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, निम्नलिखित स्पीशीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें जो प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें जिस तत्व की हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है उसके ऊपर स्टार बना दिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास में, Mn*O4-। ठीक है, तो इसमें हमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है। ठीक, अब जिसकी हमें ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी होती है उसे हम क्या मानते हैं, x। ठीक है, तो यहाँ Mn को हम क्या मानेंगे, x। ठीक, तो Mn की जगह हम क्या मानेंगे, x, और x यहाँ लिख देंगे धन। फिर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 लिखेंगे, और ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, इसलिए 4 के साथ उसे हम गुणे में लिखेंगे। ठीक है, इक्वल -1 इसलिए हमने बराबर के उस तरफ लिखा है क्योंकि यहाँ पे आयन दिया हुआ है माइनस का। ठीक है, अगर यहाँ आयनों की संख्या ज़्यादा होती तो हम जितनी संख्या होती उतनी संख्याएं इस तरफ लिखते हैं। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आता है +7। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, H2S*2O8। अब इसमें S में स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें S की ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है। ठीक है, तो H2S2O8 का संरचना कुछ इस तरह से होता है। संरचना अनुसार इसमें परऑक्साइड लिंकेज हैं, अतः S के ऑक्सीकरण संख्या निम्न होगी। देखिए यहाँ पे ये जो परऑक्साइड लिंकेज है O सिंगल बॉन्ड O, ये क्या है, परऑक्साइड लिंकेज है। ठीक है, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। तो यहाँ पे ये जो 2 ऑक्सीजन होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, इन दोनों ऑक्सीजन के लिए इनकी संयोजकता हम -1 रखेंगे। बाकी 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, इनकी संयोजकता क्या रखेंगे, -2, और इन दोनों ऑक्सीजन के लिए हम इसकी संयोजकता रखेंगे -1। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह सॉल्व जब हम इसे करेंगे, ठीक है, ये क्या है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 यहाँ पे लगा दी हमने, और +1 हाइड्रोजन की संयोजकता। ठीक है, धन 2 सल्फ़र हैं तो 2 लगा दिए, और सल्फ़र की हमें पता करनी है इसलिए उसे हमने क्या माने, x। ठीक है, फिर 6 जो ऑक्सीजन है, ये वाले, ये जो बाहर के ऑक्सीजन है ना, इन ऑक्सीजन्स के लिए ये -2 रखेंगे, और ये वाले जो 2 ऑक्सीजन है इनके लिए हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है +6। ठीक, फिर ई ऑप्शन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, यहाँ पे मिस्टेक से डी लिख गया है। ठीक है, तो यहाँ NaBH4, इसमें बी में हमें स्टार दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बी की ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, x। सोडियम के लिए +1 धन, बी के लिए हमने x माने, और 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की संयोजकता +1। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है x = +5। ठीक है, अब ये जो डी ऑप्शन है इसमें Cr*O5 दिया हुआ है, तो इसकी मैंने यहाँ पे संरचना बना रखी है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 परऑक्साइड लिंकेज हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें ये वाले जो एक ऑक्सीजन का जोड़ा ये और एक ऑक्सीजन का जोड़ा ये, ठीक है, ये 2 क्या हैं, परऑक्साइड लिंकेज। तो इन 4 ऑक्सीजन के लिए हमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी रखनी होगी, -1, और एक जो ऑक्सीजन है इसके लिए हमें इसकी संयोजकता रखनी होगी -2। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके आंसर लाएंगे +6। इसका आंसर क्या आएगा, +6। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर देना, आपको ये बनता है या नहीं, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। प्रश्न क्रमांक 2 में प्रश्न 1 है हमारे पास, अपनी अभिक्रियाओं में सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों ही रूपों में क्रिया करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, SO2 और H2O2, ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ओजोन यानी कि O3 और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, ये क्या करते हैं, केवल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो SO2 जो है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, इसमें जो S है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दी हुई है, +4। ठीक है,
लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था -2 से लेकर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 तक हो सकती है। इसका मतलब ये माइनस की और प्लस की दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, है ना। इसलिए ये क्या है, एक ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है इसमें वृद्धि और कमी हो सकती है। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति कार्य करेगा, ठीक। H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है या संख्या कितनी है, -1, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है इसकी न्यूनतम कितनी होती है, -2, और अधिकतम कितनी होती है, 0। अतः H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि या कमी हो सकती है। अतः H2O2 एक ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति कार्य करेगा। लेकिन O3 जो है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ पे कितनी है, 0 है, ठीक। क्योंकि O3 जो ऑक्सीजन जो है क्या है, अपनी मूल अवस्था में है। तो जब भी मूल अवस्था में जो कोई तत्व होते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0, ठीक। अतः यह 0 से घटकर -1, -2 हो सकती है, किंतु वृद्धि नहीं हो सकती। इसमें हम प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऑक्सीजन जो होता है वो प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो O3 है ये एक ऑक्सीकारक है और ये ऑक्सीकारक के रूप में ही कार्य करेगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं HNO3। HNO3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +5, जो कि क्या है, अधिकतम, है ना। नाइट्रोजन इससे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था केवल घट सकती है, इसलिए यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था अगर बढ़ जाती तो हम क्या करते कि वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, जो कि अब सिर्फ घट सकती, बढ़ नहीं सकती, इसलिए ये एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, AgF2 एक अस्थिर यौगिक है। यदि यह बन जाए तो यह यौगिक एक अति शक्तिशाली ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, क्यों। देखिए इस यौगिक में Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2, और ये क्या होता है, अति स्थायी आयन होता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag+ आयन बना लेता है, अतः यह अति शक्तिशाली ऑक्सीकारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, प्रश्न क्रमांक 3 है, जब भी एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बीच अभिक्रिया संपन्न की जाती है तब अपचायक के आधिक्य में निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक तथा ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। इस वक्तव्य का औचित्य 3 उदाहरण देकर दीजिए। आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आंसर बिल्कुल सिंपल है। देखिए जब भी हम ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के बीच अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो देखिए हमने क्या किए, कार्बन जो है एक अपचायक है ना, और ऑक्सीजन जो है ये एक ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो हम इन दोनों की क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, हम इन दोनों की क्रिया कराएंगे। तो हमने क्या किए, इसमें अपचायक जो है कार्बन, इसको आधिक्य ले लिए, यानी कि हमने कार्बन के 2 अणु ले लिए हैं यहाँ पे, यानी कार्बन को हमने ज़्यादा लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब जो कंपाउंड बना, क्या बना, CO, है ना। इसमें कार्बन जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। लेकिन अगर हम इन्हीं कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें और कार्बन की मात्रा कम कर दें, देखिए कार्बन एक ही है और ऑक्सीजन 2 है, तो अब जो कंपाउंड बना CO2, है ना, इसमें आप देखेंगे कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4, है ना। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था, जब हम ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बीच अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो अपचायक के आधिक्य में, यानी कि जब हम कार्बन को अधिक करते हैं तो हमें निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि हमें कितना मिला, +2 मिला, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम ऑक्सीकारक के आधिक्य में अगर क्रिया करा दें, यानी कि ऑक्सीजन की अधिक्यता में क्रिया करा दें, तो हमें उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि हमें +4 मिला, ठीक है। तो इस तरह का यौगिक बनता है और इसका हमें क्या कर देना था, उदाहरण देना था। तो ये हमने उदाहरण दे दिए यहाँ पे, ठीक है। एक उदाहरण ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा उदाहरण लेते हैं, P4 + 6Cl2 4PCl3 बना। इसमें आप देखेंगे जो P4 है ना, ये अधिक है और यहाँ पे हमें +3 मिला, लेकिन हम इसे इतना ही रहने देंगे और इसको अब बढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीकारक जो है उसे बढ़ा देंगे, Cl2 में संख्या बढ़ा दी है। देखिए हमने यहाँ पे अभी P4 में आधिक्य था, अब हम क्या कर रहे हैं, Cl2 में आधिक्य कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो P है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मिली,
+5। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का उदाहरण हो गया। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण ये रहा हमारे पास में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझा पा रहा हूँगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, इन प्रेक्षणों की अनुकूलता को कैसे समझाएंगे। देखिए, हमें यहाँ पे 2 प्रेक्षण दिए हुए हैं, हमें इनकी अनुकूलता को समझाना है। ठीक है, पहला है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ही आक्सीकारक हैं, है ना। फिर भी टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हम एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं ऑक्सीकरण के रूप में। ठीक है, क्यों करते हैं हमें यहाँ पे बताना है, और इसका अपचय उपचय मतलब ऑक्सीकरण और अपचय दोनों अभिक्रियाएं यहाँ पे हमें एक ही रिएक्शन के अंदर देखने को मिलेंगी। तो हमें यहाँ पे संतुलित अपचय उपचय समीकरण देना है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। अभिक्रिया समांगी माध्यम में अधिक गति होती है, अल्कोहल क्रियाकारकों को मिलाकर समांगी मिश्रण बना देता है। ठीक है, समांगी का मतलब क्या होता है, ठीक से घुल जाना, है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है, परंतु मिश्रण ब्रोमाइड उपस्थित होता है तो हमें ब्रोमीन की लाल वाष्प प्राप्त होती, क्यों। देखिए, क्लोराइड लवण सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके NaHSO4 और HCl गैस बनाता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे ब्रोमाइड लवण जो होता है NaBr जो है, ये H2SO4 के साथ क्रिया करके NaHSO4 और HBr बनाता है, जिसमें हम इसका ऑक्सीकारकरण करके, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा के Br2 प्राप्त कर सकते हैं, Br2 गैस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, अभिक्रिया को देते हुए सिद्ध कीजिए कि हैलोजनों में फ्लोरीन श्रेष्ठ ऑक्सीकारक तथा हाइड्रोहेलिक यौगिकों में हाइड्रोआयोडिक अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है। तो देखिए, यहाँ पे हमें हैलोजन परिवार के जो तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें ऑक्सीकारक शक्ति किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की। देखिए, यहाँ पे क्रम लिख दिया हूँ मैंने, F2 जो है सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, उससे कम Cl, उससे कम Br और उससे भी कम I2। ठीक है, तो ये मैंने इसका घटता क्रम लिख दिया है, F2 ज़्यादा, फिर उससे कम Cl2, फिर उससे कम Br2, फिर उससे कम I2। ठीक है, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैंने यहाँ पे 6 रिएक्शन लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो F2 है ये Cl माइनस को किस में अपचयित कर देता है, ऑक्सीकृत करता है Cl2 में। ठीक है, यहीं पे F2 जो है ये Br माइनस को Br2 में और I माइनस को I2 में। ठीक है, Cl2 जो है ये Br माइनस को Br2 में और Br2 I माइनस को I2 में ऑक्सीकृत करता है, किंतु F माइनस F2 में और Cl माइनस Cl2 में ऑक्सीकृत नहीं करता। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे जो भी थ्योरी लिखी हुई है ये आपको थोड़ी सी पेचीदा लग सकती है, तो आप इन्हें इन रिएक्शंस से समझिएगा। ठीक है, अगर आप इन्हें रिएक्शंस से समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होता है, F2। अतः F2 सबसे श्रेष्ठ ऑक्सीकारक है। हाइड्रोहेलिक अम्लों में अपचायक शक्ति का घटता क्रम क्या है, ये देखिए, आयोडीन सबसे ज़्यादा, फिर HBr उससे कम, HCl उससे कम और सबसे कम HF। अतः HI और HBr H2SO4 का SO2 में अपचयन करते होंगे, जबकि HCl और HF नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। यहाँ पे ये रेडॉक्स अभिक्रिया दी हुई है हमें, MnO4 प्लस I माइनस इज इक्वल्स टू MnO2 प्लस I2, क्षारीय माध्यम दिया हुआ है। ठीक है, क्षारीय माध्यम में यानी कि यहाँ पे हमें किसको बैलेंस करना होगा, OH माइनस आयन को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में हमें 2 अर्ध समीकरणों में इसे तोड़ना होगा। ठीक है, तो 2 अर्ध समीकरण कौन से होंगे, देखिए यहाँ पे जो MnO4 है ये किस में परिवर्तित हो रहा है, MnO2 में, तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा I माइनस जो है ये I2 में परिवर्तित हो रहा है, तो हमें 2 समीकरण यहाँ पे मिल गए। ठीक है, यहाँ पर MnO4 जो है ये MnO2 में बदला है ना, एक समीकरण हमारे पास में ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, I माइनस जो है ये I2 में बदला है, तो दूसरा समीकरण ये हो गया। तो हमने क्या कर दिए, 2 अर्ध समीकरणों को
बांट दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें H और O के अतिरिक्त परमाणुओं को संतुलित करना है। वो भी कैसे, ऑक्सीजन को हम संतुलित कैसे करेंगे, H2O जोड़कर, और हाइड्रोजन को हम संतुलित करेंगे H+ जोड़कर। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो इस तरफ MnO4 है, यानी ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर सिर्फ 2 ही है, इसलिए हम यहाँ पे 2 H2O जोड़ देंगे। ऑक्सीजन हो गए बराबर, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये हो गए बराबर। ठीक है, अब जब यहाँ पे इस तरफ 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गए तो हम इस तरफ क्या कर देंगे, इस तरफ भी 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन H+ आयन जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किए, O को बढ़ाने के लिए H2O जोड़े और H को बढ़ाने के लिए हमने क्या किए, H+ जोड़े, और हमने ये समीकरण को क्या कर दिए, संतुलित। देखिए इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन, इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन, इधर MnO4 इधर भी MnO4 हो गया, है ना। ठीक इसी तरह से हमने क्या किया, आयोडीन में इधर I- दिया हुआ था 1 और इधर दिया हुआ था I2, तो हमने इस तरफ भी 2 लगा दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, H+ को दोनों ओर बराबर करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे OH- आयन जोड़कर इसको समाप्त करना है। ठीक है, तो ये क्षारीय माध्यम है इसलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 OH- आयन को हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जब हम इस तरफ जोड़ेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन H+ और 4 OH- आयन ये मिल के क्या बना लेंगे, 4H2O। ठीक है, जब ये 4H2O बना लेंगे तो इस तरफ 2H2O दिया हुआ है, तो इधर के जो 4H2O बनेंगे उसमें से 2H2O खत्म हो जाएंगे, तो इधर का ये खत्म हो जाएगा और इस तरफ बच जाएंगे 2H2O। ठीक है, बाकी का सेम रहेगा MnO4, और इस तरफ MnO2 और इधर का ये 2H2O गायब हो गया और यहाँ पे 4 OH- आयन बचे हुए हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 ये हो गया हमारे पास में, और समीकरण नंबर 2 ये दिया हुआ है जैसा का वैसा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आवेश E को जोड़कर संतुलित करना है। E को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 3 में 2 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसे जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे, और उसको बराबर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा, यानी यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसे हम जोड़ देंगे तो ये हमें संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, इसी में H2O2 प्लस Fe2 प्लस इज इक्वल्स टू Fe3 प्लस प्लस H2O। अब ये रिएक्शन क्या है, अम्लीय माध्यम में है ना, ये अम्लीय माध्यम में, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 रिएक्शनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। पहली रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में, Fe2 प्लस जो है ये Fe3 प्लस में परिवर्तित हुआ है, तो ये एक रिएक्शन हो गई हमारे पास, और H2O2 जो है ये H2O में परिवर्तित हुआ है, तो एक रिएक्शन ये हो गई H2O2 और H2O। ठीक है, अब हमको क्या करना रहता है इसमें, सबसे पहली चीज़ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त परमाणुओं को संतुलित करना रहता है। तो ऑक्सीजन को हम कैसे संतुलित करते हैं, H2O जोड़कर, और H को संतुलित करते हैं H+ जोड़कर। ठीक है, तो ऊपर वाले समीकरण में तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। नीचे वाले में ऑक्सीजन यहाँ पे बराबर नहीं थे, इसलिए हमने इस तरफ एक ऑक्सीजन कम था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, H2O जोड़ दिए। ठीक है, साथ में अब हम इधर हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरफ में भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, बराबर, इस तरफ ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर ही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आवेश बराबर करने के लिए E जोड़ना है, और E जोड़ने के बाद E को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, इन अर्धविक्रियाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, आवेश बराबर करने के लिए, देखिए यहाँ पे 2+ दिया हुआ है और यहाँ पे 3+ दिया हुआ है, तो हमें इस तरफ क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इस तरफ भी 2+ हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। ठीक है, फिर समीकरण 2 में देखते हैं, तो यहाँ पे 2H+ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 2H+ दिए हुए हैं और यहाँ उदासीन है ना, इस तरफ क्या है 0, इस तरफ 2H+ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो ये भी संतुलित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से और ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो वो जोड़ेंगे कैसे, हम इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना करता है, समाप्त भी करना पड़ता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे गुणा करने वाले गुणांकों को यहाँ लिख दिया हूँ। इसके बाद हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारे पास में संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, CS, Ne, I तथा F में ऐसे तत्व की पहचान कीजिए जो केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता हो। तो यहाँ फ्लोरीन जो होता है ये केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ख है केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला, तो धनात्मक प्रदर्शित करने वाला ओनली क्या है, CS।
ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है आयोडीन, और ना ही ऋणात्मक ना ही धनात्मक, तो नियॉन आ जाएगा, ये अक्रिय होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। क्लोरीन की अधिकता हानिकारक होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके इसे अधिकता को दूर किया जा सकता है। जल में होने वाले इस अपचयोपचय परिवर्तन के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Cl2 को SO2 के साथ क्रिया करा के हमने क्या किए, क्लोरीन की अधिकता को कम कर दिए, है ना। तो हमारे पास में क्या बना गया, SO4 माइनस आयन। लेकिन ये संतुलित नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ पे 2H2O जोड़ देंगे लेफ्ट साइड यानी अभिकारक साइड। तो अब यहाँ पे हमारे पास में इस तरह से इसकी संतुलित रिएक्शन प्राप्त हो जाती है। ये क्या है, अपचय उपचय अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देखने को मिलता है एक ही रिएक्शन के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ में आया होगा। इस वीडियो के PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।